सर रतन टाटा यानी उनके नाम से ही हमें बस इतना याद आता है कि एक गरीबों का मसीहा असल जिंदगी में अगर बोला जाए तो सर रतन टाटा को बोल सकते हैं हम। 10 साल की उम्र यानी तब बच्चे को कुछ ज्यादा समझ नहीं होता और उस उतनी उम्र में मतलब बच्चे ने अपने माता पिता को खोया है बचपन से, जिनके साथ जो सबसे पहले उनके दोस्त रहे थे उनको खो दिया उन्होंने मात्र 10 साल की उम्र में। जो एक बार वो कह देते वो उनके पत्थर की लकीर के बराबर। तो भाई सबसे पहले उन्होंने ज्वाइन किया टाटा मोटर में 1963 में, जहां पर उन्होंने 6 महीने के लिए काम किया टाटा मोटर्स के लिए। उनका काम करने का तरीका उनके सीनियर्स को इतना पसंद आया कि उसी ट्रेनिंग पीरियड के खत्म होते ही टिस्को यानी टाटा स्टील के टेक्निकल ऑफिसर एक पोस्ट होती है उसमें उसके ऊपर उनको नियुक्त किया गया। फिर 1971 में हमारे सर रतन टाटा जी टाटा के ऐसी कंपनी में काम करते हैं जहां से उनकी जिंदगी एकदम बदल जाती है। जीरो से लेके हीरो तक का सफर तय कराया था। तभी JRD टाटा जी को लगा था कि भाई इस बंदे में कोई तो बात है कि भाई ये बंदा कुछ न कुछ कर सकता है। जिस ब्रिटिश ने हमारे ऊपर राज किया था 2000 सन में यानी आजादी के लगभग 53 साल बाद हमारे सर रतन टाटा जी ने उन्हीं के देश जाकर उन्हीं की एक कंपनी खरीद ली थी। तो इसी बात पर भाई मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो पे कम से कम रतन टाटा सर के नाम पर 1000 लाइक होना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नए चैनल के पहले वीडियो पर। तो भाई आज का मेरा पहला वीडियो है और ये पहला वीडियो मेरे लिए बहुत ज्यादा खास है। उसके ना 2 रीजन है। पहला रीजन मैं आपको अभी बताता हूँ, दूसरा रीजन आगे चलते हुए। पहला रीजन ये कि भाई 23 अक्टूबर यानी जिस दिन मैंने ये चैनल बनाया, जिस दिन मैंने ये अपनी पहली वीडियो अपलोड की, आज ही के दिन भाई मेरा डेट ऑफ बर्थ है यानी मेरा जन्मदिन है 23 अक्टूबर 2003। तो आप लोग मुझे हैप्पी बर्थडे बेझिझक विश कर सकते हो। मैं बिल्कुल भी बुरा नहीं मानूंगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप लोग मुझे विश करेंगे। तो भाई ये वीडियो मैंने तो शूट की 20 अक्टूबर की रात को और 12 बजे के बाद। मैं काफी टाइम से सोच रहा था शुरू करूं। बाकी इसका सबका आपका डिटेल चाहिए तो आप मेरा एक डेली ब्लॉगिंग चैनल जिसपे मैं लगभग 1.5 साल से वर्क कर रहा हूँ, डेली ब्लॉगिंग जो कि मेरा पैशन है। तो आप मेरा शुक्ला आदर्श ब्लॉग करके यूट्यूब पे सर्च भी कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा, तो आप देख सकते हो। तो ये हो गई भाई मेरी कुछ बातें। अभी मैं शुरू करता हूँ अपनी पहली वीडियो। और जो मेरी पहली वीडियो है ये वीडियो है सर रतन टाटा के ऊपर। सर रतन टाटा यानी उनके नाम से ही हमें बस इतना याद आता है कि एक गरीबों का मसीहा असल जिंदगी में अगर बोला जाए तो सर रतन टाटा को बोल सकते हैं हम। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में इतने सारे ऐसे मतलब चीजें कर गए हैं वो कि हम कभी भी किसी भी मोमेंट में हम उसे भूल नहीं सकते हैं। हमेशा वो हमें हमारी याद में रहेंगे। चलते फिरते उठते बैठते कुछ भी करेंगे, सुबह सोकर उठेंगे तो भी हमें सर रतन टाटा याद आएंगे, और रात में सोएंगे जो आखिरी हमारी नींद की जो झपकी रहेगी उस टाइम भी हमें रतन टाटा साथ रहेंगे हमारे सर। तो भाई शुरुआत हम करेंगे सर रतन टाटा जी के जन्म से कि उनका जब जन्म हुआ था तब से लेकर और फिर उन्होंने आगे करते क्या गए। और इस वीडियो में मैं उनके ना कुछ ऐसे लाइफ मोमेंट्स बताऊंगा, ऐसा कि मतलब सब कुछ बताऊंगा आपको कि आप भी मतलब सोच के आपको नहीं पता होगा तो आपको हैरान हो जाओगे कि भाई इस तरीके से हमारे सर रतन टाटा कि मतलब लोगों के लिए इतना सब कुछ कैसे कोई कर सकता है। तो भाई हम शुरू करते हैं। भाई बात करें तो हमारे सर रतन टाटा जी का जन्म हुआ था 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में। और भाई मुंबई में ही वो जन्मे। और भाई आगे चलते जब वो मात्र 10 साल की उम्र में थे तब उनके पिता नवल टाटा और उनकी माता सुन्नी टाटा इन दोनों का डाइवोर्स हो गया जब वो मात्र 10 साल के थे। ध्यान देना 10 साल की उम्र यानी तब बच्चे को कुछ ज्यादा समझ नहीं होता और उस उतनी उम्र में मतलब बच्चे ने अपने माता पिता को खोया है बचपन से, जिनके साथ जो सबसे पहले उनके दोस्त रहे थे उनको खो दिया उन्होंने मात्र 10 साल की उम्र में जब वो 10 साल के थे। उसके बाद से वो रहने लगे साथ अपने दादी के। तो वो दादी के साथ ही बचपन से पले और बड़े हुए, दादी के ही आंचल में। और फिर 1955 में जब वो 17 साल की उम्र के थे तब वो चले गए US में पढ़ाई करने, कर्नल यूनिवर्सिटी, और वहां पर उन्होंने पढ़ाई किया। 1962 में उन्होंने डिग्री कंप्लीट की। आर्किटेक्चर थे वो अपनी डिग्री से। आप अगर उनके बारे में देखेंगे क्रोम पर जाके विकिपीडिया में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि सर रतन टाटा सिर्फ एक बिजनेसमैन ही नहीं, वो एक आर्किटेक्चर भी थे। 1962 में जब उन्होंने अपनी डिग्री कंप्लीट की तो भाई जिस तरह से कॉलेज लाइफ में वो थे तो ऐसा नहीं कि इतने बड़े बिजनेसमैन को कभी प्यार नहीं हुआ या फिर उन्होंने शादी नहीं की। इसके पीछे भी बहुत बड़ा रीजन है जो कि मैं आपको अभी बता देता हूँ
ये ऐसा है कि मतलब जो रतन टाटा सर है मतलब तो अभी भी हमारे, देख रहे हो मेरे मुंह से है भी निकल रहा है, क्योंकि वो अभी भी हम सबके दिल में है। कहीं ना कहीं आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपके भी दिल में है भाई, तो है तो एक बार नीचे कमेंट करके बता दोगे सर रतन टाटा आपके दिल में है अभी भी। तो सर देखो बात ऐसी है कि 1962 में जब उन्होंने मतलब कि उनकी कॉलेज लाइफ में उनको एक लड़की से प्रेम हो गया, उनको एक लड़की से मोह हो गया, एक लड़की के प्यार में वो भी गिर गए हमारे सर रतन टाटा जी। और वो जो बोलते थे पत्थर की लकीर थी कि मतलब उन्होंने कह दिया कि आज शाम मैं तुमसे मिलने आऊंगा, तो वो पक्का आने ही वाले हैं। जो एक बार वो कह देते वो उनके पत्थर की लकीर के बराबर। तो वैसे ही ना उन्होंने एक लड़की जिनसे उन्हें मोह हुआ था, उन्होंने ऐसा कमिटमेंट कर दिया कि मैं शादी तुमसे करूंगा। लॉस एंजलिस यानी कि यूएस में ही एक जगह है, वहां पर ही सेटल होने का सोचे। वहां की ही लड़की थी, विदेशी लड़की थी। और फिर जब वो सेटल होने यानी जब शादी करने गए वो, तभी उनको कॉल आता है इंडिया से। और वो कॉल होता है भाई वो उनकी लाइफ का यूं मान लो कि एकदम मेमोरेबल कॉल था एक तरह से, यानी उनकी दादी माँ का, जिनके आंचल में वो 10 साल के बाद की उम्र से रहे हैं 1955 तक। तो भाई उनका कॉल आता है कि बेटा मैं बहुत ज्यादा बीमार हूँ, तू फटाफट से इंडिया आ जा, मेरी आखिरी सांसें चल रही है, मुझसे मिल ले कुछ समय के लिए। तो 1962 में सर रतन टाटा जी वापस इंडिया चले आते हैं अपनी दादी को देखने के लिए। और उस वक्त 1962 में वो उस लड़की से यानी जिससे वो प्रेम करते थे उससे शादी करने वाले थे। तो उन्होंने बोल दिया कि अभी शादी मेरे लिए जरूरी नहीं, अब जरूरी है तो मेरे लिए मेरी दादी माँ, जो कि मेरी माँ के बराबर है। तो वो इंडिया आए। इंडिया आने के पहले उन्होंने लड़की को अप्रोच किया, लड़की से कहा कि तुम मेरे साथ इंडिया चलो, हम भारत जाकर वहां पर शादी कर लेंगे। पर उस वक्त भाई भारत में चल रहा था इंडो चाइना वॉर, कोल्ड वॉर चल रहा था। तो लड़की के पिता जो थे वो लड़की को आने से मना किया कि नहीं भारत जाना सेफ नहीं है, अभी भारत ना जाओ तुम। तो रतन टाटा सर को अकेले आना पड़ा। तो वो जब भारत आए और फिर भारत आने के बाद वो अपने दादी माँ से मिले, तो उनको कुछ समय बाद पता चलता है कि जिस लड़की से वो शादी करने वाले थे, जिनके साथ में पूरा जीवन बिताने का मतलब जो सोच के रखा था, उनके जो सपने थे वो सब पे पानी फिरने वाला है। यानी कि उस लड़की की शादी उसके माता पिता ने किसी और लड़के से करवा दी। तो भाई ऐसा कुछ हुआ था 1962 में। तो फिर सर ने इसे भी एक्सेप्ट किया और उन्होंने फिर लाइफ टाइम कभी शादी नहीं की, क्योंकि भाई मैंने बताया ना कि उनका जो कहना था, उन्होंने जो एक बार कमिटमेंट कर दिया वो लकीर हो जाती थी। तो इस वजह से उन्होंने शादी नहीं की किसी और से, और फिर सर ऐसे ही रहे। तो भाई ये था 1962 तक का कि उनके साथ जो हुआ। अब बात करते हैं भाई 1963 से, कि जब उन्होंने टाटा ग्रुप में यानी टाटा के लिए काम करना शुरू किया। तो भाई सबसे पहले उन्होंने ज्वाइन किया टाटा मोटर में 1963 में, जहां पर उन्होंने 6 महीने के लिए काम किया टाटा मोटर्स के लिए सबसे पहले। और फिर वो ज्वाइन हो जाते हैं, 6 महीने की ट्रेनिंग लेते हैं टिस्को, यानी आज के दिन में जिसे टाटा स्टील के नाम से जाना जाता है, टिस्को। उसमें 6 महीने की उन्होंने ट्रेनिंग के दौरान उनका काम करने का तरीका उनके सीनियर्स को इतना पसंद आया कि उसी ट्रेनिंग पीरियड के खत्म होते ही टिस्को यानी टाटा स्टील के टेक्निकल ऑफिसर, एक पोस्ट होती है उसमें, उसके ऊपर उनको नियुक्त किया गया। वो तब भाई सबसे पहले वो बने थे टाटा स्टील के टेक्निकल ऑफिसर। टेक्निकल ऑफिसर के पोस्ट पे रहने के दौरान उनके काम को देखकर उनके सीनियर्स और ज्यादा प्रभावित हुए, और फिर उन्होंने उनको ऑस्ट्रेलिया भेज दिया 1969 में कि वो जाकर ऑस्ट्रेलिया में एक टाटा के लिए मेंबर को चुने। तो फिर वो वहां पर 1969 में ऑस्ट्रेलिया में मेंबर चुनते हैं, और फिर 1970 में वो टीसीएस में काम करते हैं, जो कि टाटा का एक बहुत बड़ा कंपनी है टीसीएस। फिर 1971 में हमारे सर रतन टाटा जी टाटा के ऐसी कंपनी में काम करते हैं जहां से उनकी जिंदगी एकदम बदल जाती है। तो एकदम ध्यान से सुनिएगा, 1971 में वो ज्वाइन होते हैं नेल्को करके एक फर्म में, मतलब एक टाटा की ही कंपनी है जो कि बहुत ज्यादा लॉस में जा रही थी। इसकी जेआरडी टाटा को भी ऐसी उम्मीद नहीं थी कि भाई ये कंपनी कभी इतनी उठ सकती है। उस वक्त हमारे सर रतन टाटा जी ने उस कंपनी को इतना ज्यादा मतलब कि 0 से लेके हीरो तक का सफर तय कराया था। तभी जेआरडी टाटा जी को लगा था कि भाई इस बंदे में कोई तो बात है, कि भाई ये बंदा कुछ न कुछ कर सकता है। और फिर उसी के बाद उन्हें उसी वर्ष 1971 में ही प्राइमरी कंपनी डायरेक्टर बनाया जाता है, यानी कि टाटा ग्रुप में एकदम बड़ी एक ऊंची पोस्ट, यानी एकदम हेड नहीं, उससे नीचे वाली, मतलब कि उस ग्रुप में उस कंपनी में एक ऊंची पोस्ट पे पहुंच जाते हैं 1971 में। तो यही मोमेंट था भाई जब उन्होंने जेआरडी टाटा जी का दिल जीत लिया था। फिर वो 4 साल वहां रहते हैं। फिर 1975 में वो चले जाते हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी
एडवांस मैनेजमेंट का कोर्स करने, फिर वहां से वो पढ़ाई करके जब वापस आते हैं 1981 में उन्हें नियुक्त किया जाता है टाटा इंडस्ट्री के डायरेक्टर के पोस्ट पर। फिर 1981 के बाद 1983 में भाई हमारा जो देश का नमक यानी टाटा नमक, टाटा सॉल्ट का इन्वेंशन होता है। तब से भाई 1983 में ही भाई टाटा सॉल्ट का इन्वेंशन हुआ है, जो कि हमारे सर रतन टाटा जी के ही थ्रू हुआ था, जो कि आज भी हम खाते हैं और आगे भी खाते ही रहेंगे। 1983 के बाद फिर 1986 में एयर इंडिया का चेयरमैन बनाया जाता है उन्हें। एयर इंडिया के लिए काम करते हैं सर हमारे। और फिर 86 के बाद 87, 88, 89, 90, 91 यानी कि उसके 5 साल बाद 25 मार्च 1991 को फाइनली हमारे सर रतन टाटा जी यहाँ पर टाटा ग्रुप के चेयरमैन बन चुके, टाटा इंडस्ट्री के चेयरमैन बन चुके, यानी कि टाटा के हेड बन चुके 1991 में 25 मार्च को। तो भाई ये वो दिन था जिस दिन हमारे सर रतन टाटा जी ने मतलब बोला जाए तो एक असली गेम में आना भाई तब शुरू हुआ था 1991 25 मार्च को। और फिर उसके बाद उन्होंने जो ग्रोथ की, यानी कि जब वो ज्वाइन हुए थे उसके पहले कंपनी की वैल्यू थी $4 बिलियन, और जब वो 2012 में रिटायर होते हैं, जब उन्होंने रिजाइन दिया टाटा चेयरमैन के पोस्ट से, तब उस कंपनी की वैल्यू आप सोच नहीं सकते कि मतलब इतना फायदा करवा दिया उस कंपनी का कि वो सिर्फ कंपनी का ही फायदा नहीं करवाए बल्कि गरीबों का मसीहा मैंने शुरुआत में यूज किया था वो भी, और ऐसे ही पद्म विभूषण, पद्म भूषण और यहाँ तक कि भारत रत्न यानी भारत में सबसे बड़ा अवार्ड के नाम के लिए नियुक्त किए जा रहे हैं अभी भी, और बाकी पद्म विभूषण, पद्म भूषण अवार्ड उन्हें मिल चुका है। तो ये सब के लिए जानने के लिए भाई अभी हम बात करते हैं 1991 से लेके 2012 तक का उनका सफर कैसा रहा। टाटा ग्रुप के चेयरमैन बन चुके, तो वहां से लेके 1991 से लेकर 2000 सन तक, समझिएगा 1991 से लेकर 2000 सन तक ये 9 साल के बीच में सर इंडिया में ही रहे। और फिर वो बाहर पढ़ने जाते थे तो उनके दिमाग में एक बात चल रही थी कि हम जो इंडिया में बिजनेस कर रहे हैं यही इंडिया के बाहर भी क्यों ना जाकर करें, हम इंडिया के बाहर भी जाकर करते हैं। तो भाई ऐसे जैसे आप देख रहे हो ना कि आजकल सब हर एक बिजनेसमैन के मतलब के इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंडिया के बाहर भी चल रहा है, जो कि चाइना से माल आ रहा है भाई, ऐसा सब देखते हैं ना हम, ज्यादातर प्रोडक्ट मेड इन चाइना। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी पता है? 2000 सन में, वो भी भाई इसकी शुरुआत किया था हमारे सर रतन टाटा जी ने। उन्होंने क्या किया भाई, सन 2000 में यानी 1991 के बाद जब वो चेयरमैन बने तो उनका सबसे बड़ा स्टेप देखो क्या था। 2000 सन में उनको काफी लोगों ने रोका टोका था कि फेल हो जाएगा, कंपनी गिर जाएगी, कंपनी डूब जाएगा, पर उन्होंने खुद पर विश्वास रखा और वो बढ़ गए भाई और उन्होंने स्टेप आगे ले लिया। और 2000 सन में उन्होंने यानी कि टेटली जो कि एक ब्रिटिश ब्रांड है भाई, टेटली जो कि चाय, हम जो सुबह सो के उठने के बाद चाय पीते हैं ना, वो जो चाय की कंपनी है टेटली, उन्होंने वो खरीद लिया, उन्होंने वो बाय कर लिया। 2000 सन में जब उन्होंने टेटली कंपनी, एक ब्रिटिश कंपनी को खरीद लिया तो पूरे विश्व में भाई तहलका मच गया कि ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया, क्योंकि भाई भारत से कोई आदमी बाहर गया और कि बाहर की कंपनी को खरीद लिया। ये बहुत बड़ा शॉकिंग हर किसी के लिए था कि मतलब अविश्वसनीय था। भारत के लोगों और जो छोटे छोटे आम बिजनेसमैन थे तब यहाँ से भाई उनको भी मोटिवेशन मिला। और इसी 2000 सन में उन्होंने जब यहाँ पे ब्रिटिश कंपनी को खरीदा, एक तो भाई इन्होंने खरीदा था ब्रिटिश कंपनी और ब्रिटिश और इंडिया, इससे आप समझ सकते हो कि भाई जिस ब्रिटिश ने हमारे ऊपर राज किया था 2000 सन में यानी आजादी के लगभग 53 साल बाद हमारे सर रतन टाटा जी ने उन्हीं के देश जाकर उन्हीं की एक कंपनी खरीद ली थी। तो इसी बात पर भाई मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो पे कम से कम रतन टाटा सर के नाम पर 1000 लाइक होना चाहिए भाई, क्योंकि भारत को जिन्होंने गुलाम बनाया सर ने उनको ही जाकर खरीद लिया, उनकी ही कंपनी खरीद ली, टेटली जो कि बहुत बड़ा एक टी का ब्रांड है। तो भाई 2000 सन में फिर उन्हें पद्म भूषण अवार्ड दिया गया। पद्म भूषण यानी भारत में 3 अवार्ड है भाई, जैसे हम कहीं किसी खेल में हमें अवार्ड मिलते हैं, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ब्रॉन्ज हो गया, वैसे ही भारत में 3 तरह के अवार्ड है।
पहला भारत रत्न यानी सबसे बड़ा अवार्ड भारत में, भारत रत्न, फिर उसके बाद पद्म विभूषण आता है और फिर उसके बाद आता है पद्म भूषण अवार्ड। तो फिर 2000 सन में हमारे सर रतन टाटा जी को मिला पद्म भूषण अवार्ड। इसी बात से बहुत सारे बिजनेसमैन को और ज्यादा मोटिवेशन आया और फिर वो बिजनेस इंपोर्ट एक्सपोर्ट फिर इंडिया के बाहर भी बिजनेस करना शुरू कर दिए। फिर उसके बाद 2004 में टीसीएस में वो फिर से काम किए, जहां पर वो 1970 में एक बार काम कर चुके थे। मैंने आपको बताया कि 1970 में वो टीसीएस के लिए काम किए, तो फिर वो 2004 में टीसीएस पर ज्यादा जोर देते हैं, ज्यादा काम करते हैं। और आज भारत में, पूरे देश में सबसे बड़ा जो ग्रुप है, जहां से सबसे बड़ा ग्रुप जहां से बहुत ज्यादा पैसे जनरेट होते हैं भाई, तो वो है टीसीएस ग्रुप, यानी टाटा ग्रुप का टीसीएस ग्रुप। फिर उसके बाद 2006 में उन्होंने लॉन्च किया भाई टाटा स्काई, यानी हम जो टीवी देखते हैं तो एक रिचार्ज कराते थे पहले, शायद आपको पता होगा टाटा स्काई करके, तो वो उन्होंने लॉन्च किया। फिर उसके बाद 2008 में उन्होंने फिर एक ऐसा कारनामा किया जिससे फिर पूरे देश के लोग दहल गए, मतलब कि फिर से तहलका मच गया। तो भाई उन्होंने 2008 में लैंड रोवर, जैगवार जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों को खरीद लिया। लैंड रोवर, जैगवार जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों को खरीद लिया। मैंने फिर से बोला भाई, ये 2008 में टाटा हमारे सर रतन टाटा जी ने, ये टाटा ग्रुप के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था। और फिर 2008 में उन्हें भारत का जो सबसे बड़ा दूसरा अवार्ड होता है पद्म विभूषण, वो अवार्ड से उन्हें नवाजा गया 2008 में। और फिर 2012 में हमारे सर रतन टाटा जी ने, जब वो 75 साल की उम्र के थे, तब उन्होंने रिजाइन दे दिया। तो भाई ये था कुछ उनका 1937 से लेके 2012 तक का उनका जो कार्यकाल था, जिस तरीके से उन्होंने टाटा ग्रुप को बढ़ाया। और फिर 2000 और 2008 में जो सर रतन टाटा जी ने ये काम किया भाई, उससे पूरे विश्व के लोग एकदम चौंक के रह गए कि ऐसे कैसे। तो भाई सलाम है हमारे सर रतन टाटा जी को। तो अभी तक तो मैंने ये आपको बताया कि ये सर ने जो टाटा ग्रुप के लिए किया है भाई। तो अब चलते हैं भाई के सर रतन टाटा को अपने देश से कितना प्रेम था, देश से कैसा प्रेम था। तो अभी तक तो भाई हमने देखा कि सर रतन टाटा जी ने टाटा ग्रुप के लिए क्या क्या किया। अब चलते हैं भाई कि वो असल जिंदगी में कैसे थे, अपने देश के लिए क्या किए, लोगों के लिए क्या किए, जो गरीब लोग थे उनके लिए क्या किया, और जो असहाय यानी कि मतलब कि उन्होंने और क्या किया। कि उन्हें जैसे बोला जाए ना कि एक दानवीर, कलयुग का सबसे बड़ा दानवीर उन्हें बोला गया है। वो वर्ड मुझे नहीं आ रहा, मेरी इंग्लिश थोड़ी कमजोर है। फिलेंथ्रोपिस्ट ऐसे करके है भाई, सबसे बढ़िया मेरा हिंदी में, शुद्ध हिंदी में, संस्कृत में दानवीर, यानी कि महाभारत के टाइम भाई कर्ण सबसे बड़े दानवीर बोले गए थे। लेकिन यहाँ पर कलयुग में अगर बोला जाए तो सबसे बड़े दानवीर हमारे सर रतन टाटा जी हैं। वो क्यों, तो चलिए भाई अब हम वो सारा समझेंगे। देखो वीडियो बड़ी हो रही है, बट वीडियो अब और ज्यादा इंफॉर्मेटिव रहेगा, अब और ज्यादा मजा आने वाला है वीडियो में। तो अभी तक तो हमने देखा सर ने टाटा ग्रुप के लिए क्या किया, अब चलते हैं भाई उन्होंने देश के लिए क्या किया, वो देखते हैं। तो चलिए भाई अब शुरू करते हैं सर रतन टाटा जी के जो उन्होंने डोनेशन किया, जो उन्होंने व्यक्तिगत उनका व्यवहार था लोगों का, उससे लेकर। तो भाई बात है 2008 की कि ये इवेंट जब भी बोला जाए तो भारत के लिए एक तरह से ब्लैक डे रहेगा ये। भाई ऐसा क्यों, क्योंकि भाई 2008 में भारत में समुद्र के रास्ते, आप सब जानते हो कि 26/11 का अटैक आपको याद रहेगा, 26/11/2008 यानी 26 नवंबर 2008, जो कि समुद्र के रास्ते आतंकवादी आते हैं और फिर भारत के मुंबई शहर में, जो कि भारत का सबसे ज्यादा एक्टिव एरिया है, जो कि 24 घंटा एक्टिव रहता है, वहां पर वो अटैक करते हैं और काफी नुकसान करते हैं लोगों का, काफी लोगों को मार डालते हैं वो। और सर रतन टाटा जी का जो ताज होटल है उसमें भी घुसकर वो, मतलब कि भारत का सबसे अमीर होटल में से, सबसे आलीशान होटल में से एक होटल है वो, तो वो उसे भी, वहां पर भी जाकर बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह बहुत नुकसान करते हैं। तो वहां पर नुकसान किया उन्होंने। तब उस वक्त सर रतन टाटा भागे नहीं, डरे नहीं कि आतंकवादी है मुझे मार देंगे, नहीं भाई, वो वहां पर थे और वो वहां पर पुलिस के साथ में ऑपरेट कर रहे थे, ऑपरेशन कर रहे थे, जो हो रहा था वो हेल्प कर रहे थे। और सबसे बड़ी चीज के जो ताज होटल था, उस ताज होटल में जितने भी वर्कर थे, कि मतलब भाई जैसे अभी
कुछ ट्रेजेडी होने वाली है, आतंकवादी आ गए, हम यहाँ पर 10 लोग हैं, आतंकवादी आके 2 लोगों को मार दिया, बाकी 8 लोग बचे, 8 लोग में से मान लो अगर 2 लोग उसमें बच गए हैं, टाटा ग्रुप के टाटा के अगर वो वर्कर हैं, तो वो 2 लोग अपनी जान बचाकर अगर उनको भागने का मौका मिला था तो वो भागे नहीं थे भाई, वो 2 लोग रुक के बाकी के 6 लोगों को बचाए थे। तो ऐसा एक इंटरव्यू में सर रतन टाटा जी से पूछा भी गया था कि ऐसा क्यों, क्योंकि ये ना बहुत चर्चा का विषय चला था कि भाई आतंकवादी अटैक कर रहे हैं फिर भी आपके होटल के लोग कैसे मदद कर रहे एक दूसरे का। तो सर ने उनको बताया था, भाई ये मैंने एक इंटरव्यू में देखा था, वो जब अपॉइंट कर रहे थे लोगों को, जब वो इंटरव्यू कर रहे थे तो उनका ऐसा कहना था कि मतलब उनका ऐसा मानना है कि देखो भाई आपको काम नहीं आता है, मैं आपको काम सिखा दूंगा, पर जो आपका व्यक्तिगत व्यवहार है, जो आपका लोगों को लेकर सोचना, जो आपको देश को लेकर सोचना है, जो आपके जहाँ पे आप काम कर रहे हो उस काम को पोस्ट को लेकर जो तुम्हारी जिम्मेदारियां हैं वो आपके लिए कितनी अहम है, वो चीज सर के लिए मायने रखती है। तो सर ने यही कहा था कि भाई बस वो लोगों के लिए काम करे, ये चाहिए हमें, बाकी काम तो हम सिखा देंगे। ऐसे मतलब उनके वर्कर थे वहां के। तो भाई जैसे कि जो लोगों को हार्म हुआ था, जैसे ताज होटल में भी घुस के उन्होंने काफी सारा नुकसान किया था, नुकसान में यानी तोड़फोड़ तो हुई थी, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, लोगों को मार दिया था, बच्चे बड़े बूढ़े कौन आ रहे हैं उनसे फर्क नहीं पड़ा था भाई, आतंकवादी मार दिया था उन्होंने। यहाँ तक होटल ही नहीं, होटल के बाहर भी रास्ते में जो वहां पर दिख रहा है लोग, कोई किसी का टी स्टॉल है, किसी का वड़ा पाव स्टॉल है, पानी पूरी स्टॉल है, लोग घूमने फिरने आए हैं। तो जितने लोग थे ताज होटल के आजू बाजू, जितने हो सके आतंकवादियों ने उनको नुकसान पहुंचाया भाई, उनको मारा। तो वहां पर उन्होंने क्या किया सर रतन टाटा जी ने, भाई ऐसा के मतलब आजकल की कंपनी में हम काम करते हैं तो फिर वो बोलते हैं कि पहले इंश्योरेंस कराओ, आपका इंश्योरेंस नहीं है, ये है नहीं है, फलाना ठिकाना पता नहीं क्या क्या बता देंगे। सर रतन टाटा जी ने मात्र 20 दिन के अंदर 15 दिसंबर 2008 के पहले जितने लोगों का नुकसान हुआ था, किसी की डेथ हो गई, कोई जख्मी है, किसी का हाथ टूटा, किसी का पैर टूटा, किसी के सर में फ्रैक्चर, किसी के कमर में फ्रैक्चर, किसी की कोई अनाथ हो गया या फिर कुछ भी हुआ, कुछ भी जो भी है, जितने भी लोग 100, 200, 500 जितने भी, यहाँ तक सिर्फ होटल ही नहीं, होटल के बाहर के जितने लोग थे सब लोगों को 50 से लेके 80 हजार नहीं, 50 से लेके 80 लाख तक का मुआवजा दिया सर ने। ये सिर्फ इतना ही नहीं किया, फिर उन्होंने क्या किया, जैसे एक पेरेंट्स है, एक आदमी है 40 साल का, उसकी 2 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं, और फिर वो 40 साल के आदमी की डेथ हो गई, तो भाई अब उसकी बेटी और इसके बेटे का कौन रेख देख करेगा। तो हमारे सर रतन टाटा जी ने उनकी बेटियों का यानी उनके बच्चों का, सबसे पहले उनके बच्चों का पढ़ाई लिखाई का, खाने पीने का, लाइफ टाइम जब तक वो जीवित रहेंगे तब तक का खर्चा सर रतन टाटा उठाएंगे यानी टाटा ग्रुप। और यही तक नहीं, फिर उनकी जो शादी होगी, शादी का भी खर्चा वो उठाएंगे। और यहाँ तक भी नहीं, आगे आप पढ़ाई कर लिए, आप अच्छा अचीव कर लिए, भाई आपको कुछ आ रहा है नहीं आ रहा है, सर ने बोला ना आपका बस व्यक्तिगत व्यवहार चाहिए, हमें काम तो हम सिखा देंगे। लाइफ टाइम इंश्योरेंस, कोई भी दिक्कत पड़ेगी सर रतन टाटा पर्सनल डॉक्टर भी दिए कि भाई इतनी बड़ी बड़ी ट्रेजेडी देखा है, बॉम्ब ब्लास्ट देखा है, अटैक देखा है, सब कुछ देखा है, दिमाग पे असर पड़ेगा, अभी नहीं 2 महीने बाद पागल हो जाएंगे लोग, इसलिए एक पर्सनल एक उनके पास डॉक्टर दे दिया, कि उनको हॉस्पिटल दे दिया कि वहां पे आपका मुफ्त इलाज होगा ऐसे ऐसे लोगों का। और यहाँ तक कि उनको टाटा ग्रुप में काम भी दिया, टाटा कंपनी में काम भी दिया। सरकार ने भाई मुआवजा दिया 2020 में, 2008 में गोली लगी और फिर मुआवजा मिला 2020 में, और सर रतन टाटा सर ने 20 दिन में मुआवजा दे दिया था सबको। तो भाई कुछ इस तरीके से थे हमारे सर रतन टाटा। होटल का नुकसान हुआ है यानी होटल जो टूटा फूटा है तो अभी उसकी मरम्मत करना है, तो सर ने उसके लिए ना एक कैंपेन लगाया कि भाई के ऐसा है मतलब हर जगह पे कि भाई मेरी होटल अभी रिपेयर करनी है, तो फिर बाहर के जितने भी, बाहर के अंदर की, इंडिया के बाहर की जो भी कंपनी है सब अप्लाई करो, जो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा जिनका प्रोजेक्ट उनको मैं यहाँ पर को नियुक्त कर लूंगा, भाई वो मेरा काम करेगा। तो उस दौरान ना भाई 2 लोग पाकिस्तान से, 2 बड़े बड़े बिजनेसमैन पाकिस्तान से आए, उन्होंने भी अप्लाई किया भाई कि हम करेंगे इसकी मरम्मत, हम करेंगे इसकी रिपेयर। भाई समझो, हाँ 2008 में उन्होंने अटैक किया, पाकिस्तान से ही आए थे वो, अटैक पाकिस्तानी भी अप्लाई करते कि भाई हम करेंगे मरम्मत। तो फिर वो पाकिस्तान से बिना कोई अपॉइंटमेंट चले आए इंडिया में आ गए, मुंबई में, और फिर वो सर रतन टाटा सर जी के ऑफिस में जाकर बैठ गए,
फिर उनको सर को पता चला कि ऐसे मतलब दो बड़े बड़े बिजनेसमैन आए हैं भाई हमारे पड़ोसी देश से। तो सर रतन टाटा जी ने बोला कि उनको बोल दीजिए कि वो अपॉइंटमेंट लेकर नहीं आए हैं, मैं उनसे नहीं मिलूंगा। वो सुबह से लेकर शाम हो गई, रात हो गई, सर रतन टाटा वहां से निकलकर घर चले गए, लेकिन सर रतन टाटा उनसे मिले नहीं क्योंकि उन्होंने अपॉइंटमेंट नहीं लिया था। और फिर जब उन्होंने देखा कि भाई ऐसा बिहेवियर हो रहा है हमारे साथ कि हमको किसी तरीके का मतलब कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है, तो वो चले गए भाई सीधा यहाँ से दिल्ली फ्लाइट पकड़ के। और फिर वहां पे जो कैबिनेट मिनिस्टर थे, वहां के प्रेजेंट कैबिनेट मिनिस्टर जो कि कांग्रेस से थे, उनसे उन्होंने गुहार लगाई कि देखिए आप हमारा सर रतन टाटा जी से बात करवा दीजिए, वो हमारा प्रोजेक्ट नहीं एक्सेप्ट करेंगे, हमें चलेगा पर हमसे उनसे मीटिंग करनी है। तो फिर वो करते हैं कॉल सर रतन टाटा को, हमारे कैबिनेट मिनिस्टर जो कि दिल्ली के थे उस टाइम के। हाँ मैं ये बोल रहा हूँ दिल्ली से ऐसा ऐसा, नाम नहीं लूंगा मैं उनका। तो बोले हाँ बोलिए। तो बोलते हैं पाकिस्तान से ऐसे आए हैं तो फिर आप इनसे मिल लीजिए, ऐसा इस प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई बातें करने। तो सर रतन टाटा उन्हें बोलते हैं कि बेशरम आप हो सकते हो पर बेशरम मैं नहीं हो सकता, दोबारा फोन मत करना। और फिर फोन काट दिया। समझे भाई कि मतलब देश पाकिस्तानियों ने ही देश को नुकसान पहुंचाया और फिर सर पाकिस्तानियों को ही खाने के लिए रोटी दे दे, ऐसा नहीं हो सकता है। और फिर इसके कुछ साल बाद ही हमारे सर रतन टाटा जी को पाकिस्तान से 1000 से ज्यादा गाड़ियों टाटा सुमो का ऑर्डर भी आता है कि आप की गाड़ी हमें पसंद आई है कि हमारे पाकिस्तान में आप इतनी गाड़ियां डिलीवर कर दो, हम आपसे खरीद रहे हैं। तब सर रतन टाटा जी में वो गाड़ियां देने से इनकार कर देते, कहते हैं कि मुझे नुकसान बर्दाश्त है पर देश से गद्दारी नहीं। ये स्टेटमेंट उन्होंने दिया था कि मैं नुकसान बर्दाश्त कर लूंगा पर देश से गद्दारी नहीं करूंगा। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने ड्यूरिंग कोरोना के दौरान वो लगभग 1500 करोड़ रुपए का दान किए थे। 1500 करोड़ रुपए उन्होंने दिया था जो लोग थे पीड़ितों की मदद के लिए, भाई 1500 करोड़ रुपए का दान निकाला था। ऐसे ही सर रतन टाटा जी का एक और किस्सा बताता हूँ आपसे कि सर के इंस्टाग्राम पर 1 मिलियन फॉलोअर हो गए थे। तो भाई जैसे भी अगर मेरे 1000 फॉलोअर भी होते, भाई मेरा इंस्टाग्राम भी है, आप देख सकते हो डिस्क्रिप्शन में भाई लिंक है, कुछ भी 1200 समथिंग मेरे फॉलोअर है। सर के 1 मिलियन हुए थे कंप्लीट। तो सर ने एक पोस्ट डाली थी कि आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिखाया और मेरे 1 मिलियन परिवार पूरे हो गए, कुछ इस तरीके से सर ने ग्रीटिंग दी थी। तो वहां पर एक लड़की कमेंट करती है कॉन्ग्रेचुलेशन छोटू। और भाई सर रतन टाटा यानी बोला जाए ना तो 0% हेटर, 0% हेटर भाई, उनके कोई हेट नहीं करता भाई, क्योंकि वो इतने करुणादायक है। वो ना मतलब के सब कुछ कर रहे ना भाई, गरीबों को भी साथ लेके चल रहे, मिडिल क्लास लोगों को भी, बड़े लोगों को भी, मतलब वो ऐसा कोई है नहीं कि जो उनको हेट करे भाई। तो 0% हेटर है भाई उनको। तो जैसे ही वो कॉन्ग्रेचुलेशन छोटू पढ़ा तो सर ने मतलब अपने कमेंट सेक्शन चेक किए, उस लड़की को बहुत उल्टे सीधे कमेंट पढ़ रहे थे, बहुत मतलब क्या बहुत कुछ उल्टा सीधा बोला जा रहा था। तो सर ने उस लड़की की साइड से, उस लड़की के साइड से, उस लड़की का साइड लेते हुए एक और कमेंट किया उसी के नीचे, उस पर रिप्लाई किया कि हम सबके अंदर एक बच्चा होता है, प्लीज ट्रीट हर यंग लेडी विथ रिस्पेक्ट। तो भाई इस तरीके से थे भाई हमारे सर रतन टाटा सर। और फिर वो लड़की अपने पोस्ट पे जो किए रहती है कमेंट, वो कमेंट डिलीट कर लेती है। और एक चीज के भाई जो टाटा ग्रुप है वो उसकी टोटल 100 से ज्यादा कंपनियां हैं। ये कपड़े से लेकर चाय कॉफी, जो गाड़ी पे घूमते हैं, जिस गिलास में पानी पीते हैं, जो कपड़े पहनते हैं, जो खाते हैं, जो नमक डालते हैं, सब कुछ भाई टाटा ने हमको दिया है। कि मतलब कि टाटा ऐसी चीज नहीं भाई जो टाटा ना दिया हो हमको, हर एक चीज हमको टाटा ने प्रोवाइड करी है। टाटा ग्रुप की टोटल 100 से ज्यादा कंपनियां हैं और सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि और भी कई अन्य 100 से सैकड़ों देशों से ज्यादा में टाटा की कंपनियां चल रही हैं। 10 लाख से ज्यादा वर्कर काम कर चुके हैं। उसमें से हमारे एक सर रतन टाटा जी भी थे जो कि 1963 में ज्वाइन किए थे। और यहाँ पर 700 मिलियन से ज्यादा कस्टमर है टाटा के, यानी जो टाटा के प्रोडक्ट्स है 700 मिलियन से ज्यादा कस्टमर, यानी 700 मिलियन से ज्यादा लोगों ने खरीद चुका है। तो भाई ये थी स्टोरी कुछ सर रतन टाटा जी के ऊपर। अगर आपको मेरा ये स्टोरी टेलिंग पसंद आया सर रतन टाटा जी के जीवन काल के बारे में,
तो भाई आप नीचे प्यारा सा कमेंट कर देना, और नहीं भी पसंद आया तो फिर भी भाई सर रतन टाटा जी के लिए एक प्यारा सा कमेंट कर देना। और एक चीज जाते जाते मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाई मेरा एक YouTube चैनल खुद का है, खुद का मतलब ये भी खुद का ही चैनल है, पर इस पे मैं ना आपको इसी तरीके से ऑटोबायोग्राफी, स्टोरी टेलिंग, बायोग्राफी या कोई केस हो गया या फिर कोई ऐसी चीज जिस पर कोई किसी कभी जिक्र नहीं किया होगा, वो टॉपिक मैं आपको लेके आऊंगा। तो इसलिए भाई सब्सक्राइब कर लो आप, ये मेरा न्यू चैनल है। और मुझे एज अ बर्थडे पर भाई इस पे कम से कम 100 से ज्यादा कमेंट चाहिए। अगर आप यहाँ तक पहुंचे हो तो कमेंट कर देना भाई, 100 से ज्यादा कमेंट चाहिए। और सर रतन टाटा जी के लिए प्यारा सा कमेंट। जाते जाते भाई ये वीडियो खत्म करता हूँ। 9 अक्टूबर 2024 यानी भारत के लिए एक सैड डे, ब्लैक डे बोला जाएगा। 28 दिसंबर 1937 को जन्म हुआ सर का, और फिर 9 अक्टूबर 2024 में सर स्वर्गीय वास को चले गए। तो भाई खत्म करते हैं अपना आज का ब्लॉग वीडियो। एंड वीडियो कैसी लगी भाई जरूर कमेंट करना, मेरा पहला ट्राई था वीडियो बनाने का। तो वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, आप सब अपना ख्याल रखिएगा। टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, जय श्री राम।